दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी जो मिक्स क्वेश्चन सीरीज़ नंबर है ये जीके की और टेस्ट सीरीज़ नंबर है 36। तो बात करेंगे ये 36 नंबर जो सीरीज है जो MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है और इसमें जो जीके के टोटल MCQ टाइप के 10 क्वेश्चन है और ये UPPCL TG2 JMRC रीट पटवारी पुलिस LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ये टेस्ट शाम 6 बजे होता है और इस टेस्ट से संबंधित जो न्यूज़ है वो आपको यूट्यूब कम्युनिटी टैब में मिल जाती है और लिंक जो शाम 6 बजे मिलता है और शाम 6:30 बजे इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं MGV स्टडी पॉइंट पे। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। तो बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। तो क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पे आपको दिया गया है कि अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया शब्द सत्यमेव जयते किस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे जो शब्द लिखा गया है सत्यमेव जयते और ये लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है देवनागरी लिपि। ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया है और इसमें जो पशु की जो आकृति अंकित है उसमें घोड़ा ये शक्ति का प्रतीक है और परिश्रम और प्रगतिशील का भी प्रतीक है। उसमें सिंह है तो जो सिंह है वो साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है और उसमें एक जो बैल है वो भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का सूचक है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, ये वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, इस युद्ध का जो वर्णन है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख में मिलता है और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं आगे हमारे पास जो दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है बाबरू अभिलेख है। जो बाबरू का अभिलेख है ये बेराट जयपुर में है और इसमें अशोक की जो आस्था भगवान बुद्ध में और इसमें धम्म और संघ के बारे में किया गया है। और आगे जो दिया गया है प्रभावती गुप्त अभिलेख है। ये प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इसमें जो वर्णन मिलता है। और आगे हमारे पास है एरण अभिलेख है। एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले के विदिशा के निकट है और इसमें 510 ईस्वी का जो कि और भानुगुप्त यानी गुप्त वंश के महत्वपूर्ण सम्राट के बारे में वर्णन मिलता है। चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है और हमारा आंसर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है और अन्य अधिकार जो राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। और इसी में हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक वर्णित है। आगे जो दिया गया है संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता तो ये अनुच्छेद 19(1) ग में दिया गया है। और भारत में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता तो ये 19(1) दिया गया है घ में। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे जो दिए गए हैं ये तीनों ही आपातकाल में समाप्त हो सकते हैं लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये समाप्त नहीं होता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में भारत में मतदाता की आयु
21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की थी? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जो मतदाता है उसकी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की आयु कौन से संविधान संशोधन में की थी? और हमारा आंसर है 61वें संविधान संशोधन, और ये 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, और इससे मतदाता की जो निर्धारित आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे हम बात कर लेते हैं कि आगे हमारे पास से जो 44वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। उनमें से एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे कानूनन या विधियक अधिकार दे दिया गया था, और पहले ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये अनुच्छेद 300 में आता है। वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, और उस समय जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे जब ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। और आगे बात कर लेते हैं 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में हुआ था, और भारत की जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द जो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, और भारत की प्रस्तावना है वो समाजवादी राज्य घोषित कर दिया गया था। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास जो आगे हमारे पास 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 में हुआ था। ये 1992 में हुआ था, और ये पंचायती राज यानी 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय थे। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में भोर का तारा या सांझ का तारा कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भोर का तारा या सांझ का तारा कहलाता है, और हमारा आंसर है शुक्र। शुक्र है ये भोर का तारा या सांझ का तारा उपनाम से कहा जाता है, और शुक्र है वो सुंदर का देवता भी कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह पर दिन रात का तापमान समान रहता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, और पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कही जाती है, क्योंकि आकार, भार और घनत्व में समान होने के कारण ये पृथ्वी की बहन भी कहलाता है। और आगे हमारे पास ऑप्शन जो 2 है शनि और मंगल। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में बात कर लेते हैं 2 देशांतर के बीच का क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो 2 देशांतर है उनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है गौर क्षेत्र। गौर क्षेत्र कहलाता है मानचित्र पर खड़ी रेखाओं के रूप में होती है, और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर ध्रुव को मिलाते हुए अर्धवृत्तीय होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती है ना, वो होती है ग्लोब पर तो होती है ध्रुवों को मिलाते हुए अर्धवृत्त जैसी, और मानचित्र पर ये खड़ी रेखाओं के रूप में होती है। और यहाँ पे जो इनके बीच का क्षेत्र होता है वो गौर क्षेत्र कहलाता है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में गंगा नदी का डेल्टा कहलाता है। तो गंगा नदी द्वारा बनने वाला डेल्टा, तो यहाँ पे हमारा आंसर है कि सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। गंगा नदी का डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का भी डेल्टा, उसको भी सुंदरवन के नाम से ही जाना जाता है। गंगा नदी का डेल्टा मेघना व हुगली नदी के मध्य स्थित है, और इसका डेल्टा 51,300 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इस क्षेत्र में सुंदर वन की अधिकता होने के कारण इसे सुंदर वन डेल्टा कहते हैं, कि ये सुंदर वन वृक्षों की अधिकता होने के कारण यहाँ पे इसे सुंदर वन डेल्टा भी कहा जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे, ये जो केजी डेल्टा है, केजी डेल्टा कृष्णा और गोदावरी द्वारा निर्मित
है और सुंदरवन के बाद में ये दूसरा बड़ा डेल्टा है। पहला तो सुंदरवन डेल्टा है और दूसरा जो केजी डेल्टा है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत की जो तीसरी सबसे लंबी नदी है वो हमारा आंसर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी और इसकी लंबाई है 14। प्रायद्वीपीय भारत की ये दूसरी बड़ी जो नदी है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। और इस जो कृष्णा नदी का उद्गम है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की चोटी, और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर की ऊंचाई है। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश में 14 और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश में 1401 किलोमीटर बहती है और यही इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर और ये कांकीनाग की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी सहायक नदी एक तुंगभद्रा नदी, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कृष्णा की सहायक नदी जो तुंगभद्रा नदी है। और इस पर कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। और अब हम चलते हैं, बात कर देते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में नारियल किस प्रकार का पेड़ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नारियल के पेड़ की, और वो जो किस प्रकार का पेड़ है। नारियल का जो पेड़ है वो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। नारियल का पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और इसमें औसतन जो वर्षा होती है जो 200 सेमी से अधिक होती है। 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। और इसमें जो तापमान होता है वो 25 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे ऊंचाई जो पेड़ों की बात करें तो 40 से 60 मीटर होती है। और ये क्षेत्र है पश्चिम घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल यानी उत्तरी पूर्वी भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन 10 में भारत का विश्व में ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत में जो ऊन उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है। और यहाँ पे हमारा आंसर है 7वां। भारत का विश्व में ऊन उत्पादन में 7वां स्थान है और ऊन उत्पादन है वो 18% उत्पादन की जाती है। 18% उत्पादन होता है भारत में ऊन का। और अगर हम बात करें इसी के साथ में, भारत में जो पश्मीना बकरी व अंगोरा खरगोश के द्वारा विशेष धागा प्राप्त किया जाता है। और ऊन की अगर बात करें भारत में ऊनी वस्त्र के उद्योग की, तो उद्योग की बात करें तो पंजाब इसमें प्रथम स्थान पे आता है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे आता है और यूपी है वो तृतीय स्थान पे आती है। तो पहले पे पंजाब है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे यूपी आती है जहाँ पे ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित है। तो दोस्तों इसी के साथ में आगे एक ऑप्शन जो है यहाँ पे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद।